वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जनाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर कशमाला अमजद के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का इम्तहान पास किया है और मुल्क की वो पहली खातून डॉक्टर बन गई हैं इस फील्ड में जिन्होंने ऑन्कोलॉजी में ये डिग्री हासिल की है। और उनके हवाले से अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो उन्होंने आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल कराची से जनरल सर्जरी की अपनी तालीम मुकम्मल की थी और उसके बाद शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल से सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में दूसरी फेलोशिप का इम्तहान उन्होंने पास किया और मुल्क की पहली खातून सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर बनने का उन्होंने एजाज़ हासिल किया है। इससे पहले कोई भी खातून इस फील्ड में गालिबन नहीं थी। डॉक्टर कशमाला पहली खातून डॉक्टर हैं जिन्होंने ऑन्कोलॉजी में ये डिग्री हासिल की है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कशमाला अमजद, उनसे इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कशमाला, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद देती हूँ आपकी इस कामयाबी पे। और बताइएगा थोड़ी सी हमें ये सर्जिकल ऑन्कोलॉजी क्या है? अच्छा, तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी लफ्ज़ बज़ाहिर खुद बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसका मतलब है यानी सर्जरी होती है जिसको हम ऑपरेशन कहते हैं, लेकिन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का मतलब है कैंसर की सर्जरी। अच्छा। ठीक है, अब वो कहीं भी हो सकती है, जिस्म की किसी हिस्से के कैंसर की सर्जरी हो सकती है। तो अच्छा सर्जिकल ऑन्कोलॉजी अगर हम लिटरल मतलब लें तो इसका मतलब ये है। अच्छा अच्छा, मतलब कैंसर की सर्जरी है जो कि बॉडी में कहीं पे भी कैंसर होता है उसकी सर्जरी है। तो जी डॉक्टर जी कशमाला, जी, बिल्कुल। इससे पहले क्या कोई खातून डॉक्टर इस फील्ड में, मतलब ये जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की फील्ड है इसमें नहीं है क्या? आप पहली खातून डॉक्टर हैं? अच्छा, एक्चुअली इसमें एक क्लैरिफिकेशन ये बताना पड़ेगा। अगर हम इसकी बात करें ना, देखें, पहले 10-15 साल पहले भी, और पहले इसका मतलब ये नहीं था कि पहले कैंसर की सर्जरीज नहीं होती थी, हम्म। लेकिन जिस तरह हम सबको पता है कि सर्जरी की फील्ड इवॉल्व हो रही है, तो पहले होता ये था कि कोई जनरल सर्जन अगर होता था तो वो ट्रेनिंग के बाद वो कैंसर की सर्जरी करता था। हम्म। फिर जदीद दौर में अब ये आ गया कि जिस तरह वक्त गुजर रहा है, सब स्पेशलिटीज आ गई हैं। अच्छा। तो अब जो है तो जी, अब कहते हैं कि गुर्दे का डॉक्टर अलहदा है, घुटने का हम्म। डॉक्टर अलहदा है, बिल्कुल दिल का डॉक्टर अलहदा है। बिल्कुल। इसी तरह जब ये फील्ड सेपरेट हुई तो फिर ये डिसाइड हुआ कि अब वो कैंसर की सर्जरी करेगा ना, क्योंकि कैंसर की सर्जरी के कुछ लवाजमात होते हैं। हम्म। जब हम कैंसर की सर्जरी करते हैं ना, तो आम सर्जरी, आम किसी अज़ा की सर्जरी में और कैंसर अगर किसी अज़ा में लगा हुआ, उसकी सर्जरी में काफी फर्क होता है। ठीक है, ठीक है। उसके कुछ वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ उसूल होते हैं। हम्म। तो उसके लिए फिर ये डिसाइड हुआ कि अब इस फील्ड को भी अलहदा कर दिया जाए तो बेहतर है। और हम्म। इसी सिलसिले में जो हमारी पाकिस्तान की गवर्निंग जो बॉडी है, सीपीएसपी, कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स, उन्होंने फिर एक और फेलोशिप बनाई कि ठीक है, हम्म। आप जनरल सर्जरी की तालीम हासिल करें, फिर अगर आपका इंटरेस्ट है आप एक और फील्ड में जाएं और हम्म। आगे और एक और डिग्री लें। तो अच्छा। उस सिलसिले में अगर हम बात करें तो जी हाँ, मैं वो पहली खातून हूँ हम्म। जिन्होंने ये डिग्री ली है पाकिस्तान में। मुझसे पहले मेरे कलीग्स हैं, मर्द हजरात, हम्म। मेरे सीनियर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, लेकिन खवातीन में कोई नहीं था। अच्छा तो मैं पहले लिहाज से जी। अच्छा, तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में जैसे आप बता रही हैं कि बॉडी में जहाँ पे भी कैंसर होता है जी उसकी सर्जरी की जाती है, मतलब ये किसी भी किस्म का जी जी कैंसर हो सकता है। मतलब कैंसर भी जाहिर सी बात है आपके ब्लड कैंसर के, हम ज़्यादातर तो ब्लड कैंसर का सुनते हैं, लेकिन इसके अलावा मुंह का जी कैंसर जी भी जी जी होता है या फिर इसके अलावा जी जी, कई बॉडी पार्ट्स में कैंसर ऐसा होता है। तो आप हर किस्म की बिल्कुल। बॉडी पार्ट के कैंसर को ट्रीट कर सकती हैं फिर? अच्छा, इसी सिलसिले में मैं अब बताना चाहूंगी कि देखिए, अब जिस तरह मैंने बताया ना कि स्पेशलिटीज बदल गई हैं, वक्त के साथ डिफरेंशिएट हो गई हैं। तो जैसे ब्लड कैंसर का तो हमें पता है कि वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट उसको ट्रीट करता है, क्योंकि ठीक है। ज्यादातर उसकी कीमो की से ट्रीटमेंट होती है, या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आ जाता है। सही। अब जब हम कैंसर की सर्जरी की बात करते हैं ना, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि गुर्दे का डॉक्टर अलहदा है, तो अगर बिल्कुल। हम बात करें ना असूल की, तो असूलन तो गुर्दे का डॉक्टर भी कैंसर के, गुर्दे के कैंसर का इलाज कर सकता है, और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी। बिल्कुल। ठीक है, समझ गई। जी इसी जी। तरह जो हेड एंड नेक है, या जो हम कह रहे हैं कि मुंह और गर्दन के जो कैंसर्स हैं, उसका इलाज सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी कर सकता है, और उसका इलाज हेड एंड नेक सर्जन भी कर सकता है। अच्छा। सही। जी जी, ये इस सिलसिले। लेकिन फिर अब मैंने पहले भी, जब भी मुझसे ये सवाल करता है, यू आर नॉट द फर्स्ट वन, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि क्योंकि वक्त बदल रहा है, मेडिसिन और सर्जरी इतनी जल्दी जल्दी ये फील्ड्स बदल रहे हैं कि मुझे कोई शक नहीं है इसमें कि अनकरीब आने वाले वक्तों में ये और भी डिफरेंशिएट हो जाएगा, बिल्कुल। कि बड़ी आंत के कैंसर का सर्जन अलहदा होगा, छोटी आंत के कैंसर का सर्जन अलहदा होगा।
ठीक है। लोब लोबे के कैंसर का सर्जन अलहदा होगा, जिगर का। तो ये हम उस फेज में जहाँ पे ये डिफरेंशिएट हो रहा है, और शायद यही हम्म। वजह है कि मेरी ट्रेनिंग तो ऑल्दो की गई है इन सब में, लेकिन हम उस टाइम पे खड़े हैं, या हम्म। हम उस पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ पे आज मैं एज अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, दो आई एम क्वालिफाइड टू डू इट, हम्म। बट द क्वेश्चन इज, इफ आई बी ऑनेस्ट, बट मैं फिर भी प्रेफर करूंगी कि यूरोलॉजिस्ट करे, क्योंकि ठीक है। यूरोलॉजिस्ट का डेली का काम है। आप हम्म। समझ रही हैं मेरी बात? जो ठीक है। यूरोलॉजिकल सर्जन जो होता है, हम्म। वो उसका डेली का काम है। सो ये थोड़ा एक ग्रे जोन है, हम्म। ठीक है। तो हम्म। हमारी ट्रेनिंग तो हर वो में होती है, पर ये फिर अब ऑब्वियसली इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा बॉडी पार्ट उठा लेते हैं, कौन सा आपका वो आप सब स्पेशलिटी उठा लेते हैं, अगर आप बिल्कुल। सादा लफ्जों में कहूँ तो। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान में इसका रुझान कितना है, मतलब सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की तरफ, क्योंकि हम स्पेशली इस फील्ड के हवाले से बात करें, आपकी फील्ड के हवाले से बात करें, तो जी जी। पाकिस्तान में ख़वातीन डॉक्टर या मर्द डॉक्टर जो हैं उनका इस तरफ इंटरेस्ट कितना है? क्योंकि ऐसा अक्सर हम देखते हैं कि अक्सर लोगों का हार्ट की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो ज़्यादा हम हार्ट सर्जन देखते हैं, या फिर जो गुर्दे के या किडनी के या और इस तरह के हम ज़्यादा सर्जन या स्पेशलिस्ट देखते हैं। लेकिन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी मैंने खुद भी पहली बार सुना है, इसलिए मैं आपसे इस चीज़ की डिटेल ज़रा पूछना चाह रही थी जी कि जी। कितना इंटरेस्ट है डॉक्टर्स का इस फील्ड की तरफ। अच्छा, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ इस बात पे कि ये एक फील्ड ऐसी है जिसका पिछले 10 सालों में या 12 सालों में ज़रा ज़्यादा ये इवॉल्व हुई है, और इसने ज़्यादा तरक्की की है। इससे पहले आई एग्री विद यू, आप बिल्कुल सही फरमा रही थी कि दिल का हम सुनते हैं, हम और डॉक्टर्स का सुनते हैं। पहले तो इस हवाले से अगर बात करें तो ये बिल्कुल 10-12 सालों में इसमें ज़्यादा जो है ना, तो इस पे काम हुआ है, और इस अमेरिकन्स ने, यूरोपियंस ने, और फिर ऑब्वियसली उस सब के रिजल्ट में ये एक फील्ड थी कि लोगों ने कहा कि कैंसर की सर्जरी मुख्तलिफ होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि आपको पता है कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जब हम कहते हैं ना कि हम इसको क्योर नहीं कर सकते, हम इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो और इन दो लफ्जों में बड़ा फर्क है अगर हम गौर बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी सिलसिले में तो इसलिए जो है ना, तो इसके लिए इसका सर्जन अलहदा होना चाहिए। तो आई एग्री विद यू, ये अब रिसेंट वो में काफ़ी इवॉल्व हुई है। जहाँ तक बात करें हम रेशो की कि मर्द और ख़वातीन कितनी हैं इस फील्ड में, ख़वातीन का जनरली भी जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे सर्जरी क्योंकि एक हेक्टिक फील्ड है, तो ख़वातीन की प्रेफरेंस नहीं होती। बिल्कुल सही कह रही हैं। अमूमन आपने इस फील्ड में मर्दों को एक्सेल करते हुए देखा है, उनको कामयाब होते हुए देखा है, और उसकी वजह ठीक है, हमारा जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ख़वातीन ज़रा रिलेटिवली कंफर्टेबल बच्चे हैं, घरदारी देखती हैं, तो वो ज़रा कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, तो उनकी जो फील्ड्स हैं वो गायनी में चली जाती हैं, ब्रेस्ट में चली जाती हैं, तो वहाँ पे आपको ख़वातीन सर्जन का काफ़ी रुझान और काफ़ी नज़र आएंगी वो हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा नहीं है कि उन फील्ड्स में नहीं है, गायनी के कैंसर की सर्जरी भी होती है, और वो गायनी ख़वातीन उसमें करती हैं, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी होती है, ख़वातीन करती हैं। पर जब हम बात करते हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की, यानी हम बात कर रहे हैं कि अब ऐसा कैंसर, अगर मैं अपनी हवाले से बात करूं कि जहां मैं ट्रेन हुई हूं कि मैदे का कैंसर हो गया, या मुंह के नाली की खाने की नाली का हो गया, या बड़ी आंत का या छोटी आंत का, वहाँ पे फिर थोड़ी किल्लत नज़र आती है ख़वातीन की, और उसकी वजह यही है कि ये फील्ड हेक्टिक है। इसमें आपका लाइफस्टाइल पे काफ़ी असर पड़ता है। अगर आप के बच्चे हैं, आपकी घरदारी है, तो मुश्किल हो जाता है कोप करना। बिल्कुल तो ठीक कह रही हैं। फिर वो कहते हैं ना, फिर वो कहा जाता है ना कहीं कुछ तो छूटेगा। आप हर जगह तो नहीं हो सकते ऐसे। तो फिर उस लिहाज से मेरे जी जी। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और भी है, गुज़श्ता कुछ सालों में पाकिस्तान में कैंसर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। मतलब हम पहले भी सुनते थे कि कैंसर के मरीज़ हैं, लेकिन हम लोगों ने गुज़श्ता कुछ सालों में, या 10-12 साल अगर कहें, तो इतना हम सुनते हैं कि अच्छा कैंसर के मरीज़ों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो क्या उनके ट्रीटमेंट उस लिहाज से भी उसी तरह बढ़ रहा है जिस तरह के मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है? अच्छा, पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं, ये गलत फहमी हमारी कि कैंसर के मरीज ज्यादा हो गए। मेरे ख्याल से हमें अवेयरनेस ज्यादा हो गई है। अच्छा। हम क्योंकि अब जो है ना, इंटरनेट से हम कनेक्टेड है। पाकिस्तान में बैठा एक इंसान अमेरिका की तकनीक्स, उनके इन्वेंशंस के बारे में पढ़ सकता है, देख सकता है। यहाँ बैठा इंसान यूरोपियन और उन लोगों की प्रैक्टिसेस देख सकता है। तो मेरे ख्याल से जो अवेयरनेस है ना, कैंसर्स पहले भी होते थे, लेकिन हम में अवेयरनेस बढ़ गई,
और जब हम में अवेयरनेस बढ़ गई है ना, तो हम कैंसर को पिक करना हमने, अब हम उसको जल्दी पिक कर लेते हैं कि सही। ये बीमारी मशकूक लग रही है, कैंसर तो नहीं है, ठीक है। तो ठीक जिसको है। हम कहते हैं ना स्क्रीनिंग और सर्वेलेंस, वो बढ़ गई है हमें, क्योंकि हमें अवेयरनेस बढ़ गई है, इसलिए हमें अब ज्यादा नजर आते हैं। इसकी मैं मिसाल कोरोना की सी दे देती हूँ। कोरोना शुरू में आया था तो हम नहीं पिक कर पा रहे थे, फिर जिस तरह अवेयरनेस बढ़ी, लोगों को पता चला, तो हमने देखा भाई बहुत फैला हुआ है कोरोना, ठीक है। तो ये ऐसी है, ठीक है। जहां तक ट्रीटमेंट की बात है, तो मैं क्योंकि शौकत खानम लाहौर में ट्रेन हुई हूँ, और मैं बिला शोबा और बगैर किसी शक और बगैर किसी गुंजाइश के कह सकती हूँ कि शौकत खानम में ऐसा इंस्टीट्यूट है, क्योंकि मैंने देखा है बाहर भी, सही। बाहर मुल्कों से मैंने मवाजना किया उसका। शौकत खानम वाकई स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करता है हर मरीज सही। को। चलें, तो ठीक है डॉक्टर उस कुशमाला, शौकत बहुत खान बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुछ वक्त की किल्लत का भी हमें सामना होता है, लेकिन आपसे काफ़ी डिटेल में इस सिलसिले में बात हुई है, और यकीनन हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद, क्योंकि आप सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में पाकिस्तान की पहली फीमेल डॉक्टर हैं जिन्होंने इसमें डिग्री हासिल की है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा जनाब, एक आपको ज़बरदस्त से इलाके के हवाले से मैं बताने लगी हूँ। कराची का बर्न्स रोड, हम सबको पता है बर्न्स रोड बहुत मशहूर है, जैसे लाहौर की फूड स्ट्रीट मशहूर है, उसी तरह कराची का बर्न्स रोड बहुत मशहूर है। वहाँ पर खाने, वहाँ के ड्रिंक्स, वहाँ की चीज़ें बहुत मशहूर हैं। कभी मैं बर्न्स रोड गई नहीं हूँ, लेकिन मैंने वहाँ की तारीफ़ बहुत सुनी है, और एक रिपोर्ट भी है आपके साथ, मैं भी देखती हूँ, आइए देखते हैं। चटपटी बिरयानी और रिवायती हलीम, चटोरे शहरियों की मकबूल ग़िज़ा। कराची की हलीम और बिरयानी के चर्चे हर जुबान ज़दे आम। घूमने फिरने के शौकीन हजरात कराची आएं और कदीम फूड स्ट्रीट बर्न्स रोड ना जाएं, ये मुमकिन नहीं। यहाँ की रिवायती हलीम और मसाला बिरयानी समेत रिवायती खानों पर हाथ साफ ना करें तो कराची आने का मकसद ही फौत हो जाता है। जी का तो हमने सुना था, मतलब कराची बिरयानी, कराची निहारी। अब मैं बेसिकली रावलपिंडी से हूँ, वहाँ पे हर स्टॉल जो है जी कराची बिरयानी, कराची निहारी, लेकिन एक दिल में वो बात थी कि यार हमने जाना है, तो टेस्ट आया, इसमें कोई वो शक नहीं है। इनका कराची बिरयानी का है, कराची वो हलीम का है, लेकिन सुपर टेस्ट है। और भी खाने अच्छे हैं, सब कुछ गोलगप्पे, दही भल्ले सब अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे हलीम, कराची हलीम अच्छा लगता है। बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट की एक खासियत ये भी है, जहाँ पाकिस्तान भर के मशहूर पकवान दस्तयाब होते हैं। सूरज ढलने के बाद फूड स्ट्रीट पर हर तरह के मजेदार पकवानों की खुशबू फैल जाती है। जो डिफरेंट यहाँ पे बने हुए रेस्टोरेंट्स हैं, वो सबके एक यूनिक टेस्ट है जो आपको कराची में और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ तकरीबन हर फूड मिलता है आपको, बिरयानी से लेके सब्जी, चिकन में, मटन में, और एक ही जगह में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो माशाल्लाह इनके खाने भी अच्छे हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें गोलगप्पे खाएं, दही भल्ले खाएं, चाट खाएं, बिरयानी खाएं, सब्जी खाएं, तो मकसद हलीम यहाँ का बहुत मशहूर है, तो ये सारी चीज़ें एक ही जगह में मिल जाती हैं। बर्न्स रोड की रौनकें यही पकवान हैं, जहां शहरी रात गए तक बैठकर जबान के चटखारे लेते हैं। कैमरामैन आरिफ अली के साथ कामरान सुहेल, न्यू न्यूज़ कराची। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक बहस बहुत गर्म है कि वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी साहब ने जो वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखा है, और उस ख़त में कुछ तजावीज़ दी हैं औरत मार्च के हवाले से। तो इन तजावीज़ पर सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस भी हो रही है, कुछ इसके हक़ में हैं, कुछ इसके अगेंस्ट हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। सेनेटर शेरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ साथ साशा जावेद मलिक समाजी कारकुन है, वो भी हमारे साथ होंगी। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। शेरी रहमान साहिबा, नूरुल हक कादरी साहब की जानिब से जो ख़त लिखा गया है, जो तजावीज़ दी गई हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, मैंने तो वाज़े तौर पर अपना बयान दे भी दिया है, आज जी जी मीडिया में भी फ्रंट पेजेस पे है। वाज़े ये है कि देखिए, पाकिस्तान में किसी को हिजाब पहनने से रोका नहीं जा रहा, और मैंने उस दिन सेनेट में भी कहा कि देखिए, यहाँ जब हिंदुस्तान की करारदाद हम ला रहे थे, नहीं लाई थी कि वहाँ जो इस वक्त आज़ादी इजहार और एक्सप्रेशन और अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी, आपकी जो भी शनाख्त है, आपको उसकी आज़ादी होनी चाहिए। आज़ाद कौमों में, जिंदा कौमों में ऐसा नहीं होता।
उन पर तो सख्त तनकीद की, उनको तनकीद और मजम्मत का निशाना बनाया, जैसे करना चाहिए। बिल्कुल। सबको अपने अपने मजहब को का इजहार करने का विद इन सर्टेन लिमिट्स, यानी हिजाब पहनना किसी को ऑफेंड तो नहीं कर रहा ना, किसी पर आप दर्द तो नहीं डाल रहे, तो आप जबर पकड़ धक्कर तो नहीं कर रहे। यहाँ अब ये कह के हमने देखा कि खत आया कि औरत मार्च के बजाय उस दिन को इंटरनेशनल, ये नहीं कि पाकिस्तान का हया मार्च के तौर पर मनाया जाए। जी जी। अब देखिए इसमें ये आप क्यों कह रहे हैं, ये कहने की जरूरत, एक तरफ करारदादें हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे की छाप रहे हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की खवातीन इसका सबसे बेहतर चेहरा है, नुमाया है, प्रोग्रेसिव है। सॉफ्ट फेस की बड़ी तगोदो लगी रहती है कि हम इंटरनेशनली डिप्लोमेसी में हमारा सॉफ्ट इमेज क्यों ऐसा होता है। इस सारी डिबेट के बरक्स भी मैं ये कहूंगी कि आजाद छोड़ दें इस बात को भी, लेकिन आज़ादी इजहार और अपना मजहब और अपनी शनाख्त आप जिस तरह भी सोसाइटी में, जिस तरह भी माशरे में बगैर किसी पे गर्द लगाए अगर आप उसका इजहार करना चाहते हैं तो आप पर रोकथाम नहीं होनी चाहिए। ये अच्छा, लेकिन उन्होंने इसकी वजाहत भी की है ना, उन्होंने जो खत है इसकी वजाहत भी की है कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कुछ तजावीज़ हैं कि जो मार्च में जो नारे, जो प्लेकार्ड्स उठाए जाते हैं, जो बैनर्स होते हैं, उस पर जो नारे हैं उसके खिलाफ थोड़ा उन्होंने बोला है कि वो काफ़ी नाजेबा होते हैं। देखिए जिंदा कौमें इस तरह रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती, आपको बर्दाश्त का मादा रखना होगा। मुझे भी बहुत से नारे कभी कभी कहीं भी, इसमें औरत मार्च की नहीं कह रही हूँ, हर जगह नारे एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, समटाइम्स दे कॉज ऑफेंस। लेकिन बेशक मैं तो जाती तौर पे तो मैं कहूँगी कि ठीक है आप एक नज़्मो ज़ब्त में रहें, लेकिन देखिए बहुत सारे लोग वहाँ होते हैं, हर तबके के लोग होते हैं और ये एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट है। आप इसको डब्बे के अंदर क्यों बंद करना चाहते हैं? और पहले तो उन्होंने कुछ और कहा था ना, ये अब जब तनकीद का निशाना बना तो ये बातें हो रही हैं। आप कौन होते हैं जी मुस्तकिल औरतों के जिस्मों पर कवानीन बरसाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, महदूद रखने के लिए, आज़ादियाँ महदूद रखने के लिए? आपका आइन कुछ और कहता है, आपका मजहब भी कुछ और कहता है। तो आप किस लिए बार बार ये अपनी कल्चरल इम्पोजिशन कर रहे हैं? आप अपना मुसल्लत कर रहे हैं अपना सोशल व्यू कि जी औरतें बस महदूद रहें। ये तो नजर आ गया ना खत में। ठीक है, खत की क्या वजाहत हो सकती है? वो तो उन्होंने कहा कि टर्न औरत मार्च इनटू इंटरनेशनल हिजाब एंड हया डे। भाई आपको कहाँ खतरे में है आपका? आप कल पाकिस्तान में हिजाब पहनना चाहेंगे? अच्छा, तो शेर रहमान साहिबा, अब अगर एक तरफ कोई एहतजाज हो रहा होता है तो हुकूमत या पुलिस एहलकार वहाँ लोगों को मारते पीटते भी हैं और वहाँ पर लोगों को रोकने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। लेकिन अब ये औरत मार्च के हवाले से जो एक पाबंदी लगाई जा रही है, इस पे तो हुकूमत का मौक़िफ़ आपको ऐसा नहीं लग रहा कि दोगला मौक़िफ़ है? क्योंकि एक तरफ एक जमात, पुलिस को मारा भी था एक जमात की जानिब से, तो वहाँ पर भी हुकूमत का मौक़िफ़ और था, उसका एहतजाज जायज़ था। लेकिन अब औरत मार्च पे रोकने की कोशिश की जा रही है हुकूमत को। आपको लग रहा है कि यहाँ पे हुकूमत का मौक़िफ़ दोगला है? बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक ही दिन में दो मयार नजर आ रहे हैं, दो मौक़िफ़ नजर आ रहे हैं और कोई किसी एक पेज पर भी नहीं है। एक तरफ सेनेट में कुछ इनके लोग करारदाद पेश करना चाह रहे थे इंटरनेशनल वुमेन्स डे की सेलिब्रेटिंग। अब ये कागज पे बात नहीं होती, आप जमीन पर भी हुकूक को यकीनी बनाएं और इस तरह की बातों से इज्तनाब करें। ये काबीना में इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है। तो ये किस तरह एक कैबिनेट मेंबर कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, जजा और सजा कहते हैं कि बड़ी इनके लिए इम्पोर्टेंट चीज है, तो फिर क्यों नहीं किसी को रोका जाता? यहाँ तो अजीब व गरीब मतलब केओस और कंफ्यूजन चल रहा है। अच्छा, इस तरह के मार्च को शहरी साहिबा, क्या जैसे अभी आप एक डब्बे में बंद करने की बात कर रही थी, इस तरह के मार्च पर क्या अपनी मर्जी के जो अहकामात है वो लागू किए जा सकते हैं कि इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये मार्च तो गुज़श्ता कुछ सालों से शुरू हुआ है, औरत मार्च, और ये खवातीन की मर्जी से शुरू हुआ है। इससे क्यों आप थ्रेटन हो रहे हैं? इस मार्च से, इस निहत्ती औरतों की एक इज्तिमा से
जिसको सारी दुनिया सराहती है, आप क्यों इसको अपने पर ले रहे हैं और आप इसको क्यों पुलिस करने की कोशिश कर रहे हैं? औरतों के जिस्मों को पुलिस करना छोड़ दें, अपने अमाल, अपनी नजरें नीचे रखें, ये आपका मजहब भी कहता है। और आप बराए मेहरबानी, ये आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, यहाँ हिजाब पहनने की का हक कोई नहीं रोकता, बिल्कुल नुमाया है हिंदुस्तान की। आप क्यों उनकी तरह बनना चाहते हैं कि रोकथाम करें? हम उनकी रोकथाम पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल। आप ना करेंगे और प्लीज अपनी थोड़ी सी अपने आप में नज़्म ज़ब्त पैदा करें, बर्दाश्त का मादा पैदा करें। ठीक है शहरी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साशा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम इसी हवाले से उनका भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। साशा, अभी जैसे कि वफाकी वज़ीर की जानिब से ये कहा गया है, बल्कि उन्होंने तजावीज़ दी हैं कि जो औरत मार्च में प्ले कार्ड्स या बैनर्स जो उठाए जाते हैं वो कुछ नामुनासिब नाजेबा होते हैं, उनकी रोकथाम के लिए उन्होंने कहा है कि कुछ तजावीज़ दी गई हैं। इस पर आपका क्या रद्द अमल है? जी, मैंने उनका लेटर पढ़ा और मैंने उनका मौक़िफ़ भी पढ़ा और मैंने जाना कि जी उन्होंने का कहने का मकसद क्या था कि अमूमन जो कि बहुत ही बेसिक नारा या आप कह लें कि जो बेसिक स्लोगन था, जो बेसिक मीनिंग था, वो उन्होंने उसको बल्कि वो पढ़ भी नहीं सकते थे, बल्कि उसको प्रोनाउंस करने से भी वो गुरेज कर रहे थे। वो उनके मुताबिक वो उनके लिए बहुत नाजेबा था कि वो अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकाल सकें जिसका जो नारा था मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जिस पर उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा के शो में उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का बहुत एतराज़ किया। और आप देख लें कि उनके खत में कहीं भी वो 15 निकाती प्रोग्राम, कहीं भी वो शो नहीं हुआ, कहीं भी उन्होंने उसका एक जिक्र तक भी नहीं किया कि जी जो हमारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। तो और शायद उन्होंने मेरे ख्याल से पढ़ने की भी जहमत नहीं की। वो 15 निकाती प्रोग्राम जिसकी बेस पर औरत मार्च किया जाता वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हमारा सोशल मीडिया है ना, अब दिन ब दिन हाइड पार्क बनता जा रहा है कि जो आता है अपने जज्बात का इजहार करता है, खुला इजहार करता है, जिसकी जो दिल चाहता है उस पर बोलता है, अपनी मर्जी की चलाता है। अच्छा, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बहस है जो कि सोशल मीडिया पर चल रही है कि गाड़ी की फ्रंट सीट पर माँ को बैठना चाहिए या बीवी को बैठना चाहिए। जाहिर है हर किसी के अपने अपने जज्बात हैं, अपने अपने ख्यालात हैं। कोई अपनी माँ को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, आगे बिठाता है। कोई अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता है, कहता है कि नहीं मेरी बीवी आगे बैठेगी। तो खैर जी, सबकी अपनी अपनी एक सोच है। तो हमने सोचा कि हम जो हमारी सोसाइटी में जो अब ये बहस चल रही है, इस पे मर्दों की राय लें कि वो क्या सोचते हैं। तो हमने कुछ लोगों से बात की है, उनके जो ख्यालात हैं या जज्बात हैं वो आप तक पहले पहुंचाते हैं। एज लिमिट के हिसाब से देखें तो वालदा को बिठाना चाहिए और मिसेस को पीछे बैठना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो फिर मिसेज आगे बैठेंगे। ज़ाहिर बात, माँ के बराबर माँ ही होती है, बेगम तो बेगम ही। वालदा को पहले बिठाना पसंद करेंगे और फिर बाद में वाइफ को। ऑब्वियसली वालदा पे बिठाएंगे। मैं बेगम को बिठाऊंगा क्योंकि वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई। माँ तो एक बार जिंदगी में मिलती है, माँ तो जन्नत है, और जन्नत को नहीं बिठाएंगे तो किसको बिठाएंगे? मैं तो अपनी अम्मी को ही बिठाना चाहूँगा। माँ का रुतबा बड़ा है। देखें, ये दोनों माएँ हैं, एक मेरी माँ है, एक मेरे बच्चों की माँ है। तो जब तक बड़ी मेरी माँ है जिंदा तो मैं उसे साथ बिठाऊंगा, और जब इमरजेंसी में बच्चों के साथ जाना है तो बीवी को बिठाऊंगा। क्यों, माँ तो अगर वाइफ से ऊपर ही होती है भाई, ठीक है ना सर, माँ को बिठाऊंगा मैं। सबने वैसे कहा है कि मैं अपनी माँ को आगे बिठाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है इनमें से ज़्यादातर मर्द हैं ना अपनी बीवियों को ही आगे बिठाते होंगे, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का ना एक कॉमन रवैया भी है। और ख़वातीन भी नाराज़ हो जाती हैं, वो भी कहती हैं नहीं भी हम आगे बैठेंगे, मतलब बीवियाँ वो कहती हैं हम आगे बैठेंगे। अच्छा, इस पर हमने बात करने के लिए मिसेस खान से हमने सोचा कि उनसे हम पूछते हैं कि वो क्या सोचती हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ, और बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा टॉपिक रखा है और बड़ा मजेदार चटपटा टॉपिक है। अच्छा, मतलब आपके दिल के करीब है ये टॉपिक से? अभी तक तो हाँ बिल्कुल। देखें, माँ का रुतबा बहुत बड़ा है, उसके पैरों का कदमों तले जन्नत है। और ज्यादातर मेरा ख्याल जो लिखे और अनपढ़ जाहिल लोग भी हैं, वो माँ को ही ज्यादा 90% बिठाना पसंद करेंगे गाड़ी में आगे। 10% वो बेगैरत लोग होंगे, 10% भी नहीं, मेरे ख्याल 10% से भी कम होंगे जो माओं को पीछे बिठाते होंगे। वो बहुत ही बेगैरत लोग होंगे। मेरी तरफ से मैं तो उनको ये वर्ड यूज करूंगी, क्योंकि माँ का रुतबा तो बहुत अजीम है। माँ के लिए तो आप जो कुछ मर्जी, आप कहते हैं हज पे चलो, ये वो, हज तो आपके घर में बैठा हुआ है। आप माँ की जितनी इज्जत करेंगे, रोजाना सलाम करेंगे, रोजाना जाएंगे, उसका हाल पूछेंगे, वो आपका एक हज हो जाएगा रोज का।
ये थोड़ी कि आप हज करने जाएंगे तभी, अगर आपके पास इस्तात नहीं है, आपके पास इतना नहीं है कि आप अफोर्ड कर सकें हज करें, माँ को इस साथ प्यार से, मोहब्बत से, इखलाक से बात करें, वो आपका हज है। तो अब मैं ये कहूंगी कि माँ को यूं आगे बिठाना चाहिए, उसने पाल पोस कर किस किन हालात में आपको पढ़ाया, आपकी फीसें दी, आपके स्पोर्ट्स के लिए, आपकी ख्वाहिशात के लिए, आपके खिलौने, आपका आना जाना, कन्वेंस, ये वो सोचे, अच्छा खिलाना पिलाना, वो तो मर जाती सारी जिंदगी। वो लेकिन मिसेस खान आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि नई शादी हुई है तो मियाँ बीवी कहते हैं अच्छा हम साथ बैठ के जाएं, या कोई और भी ऐसा कोई मौका होता है कि अच्छा बीवी कहती है कि मैं आगे बैठूं या शौहर चाहता है कि बीवी आगे बैठे, तो फिर ऐसे मौक़ों पर तो फिर वो मसला होने वाली बात हो जाती है। नहीं, मसला क्या होने वाली बात होती है, ये लड़की को अकल नहीं है कि उसकी माँ इतनी बड़ी औरत, अजीम चीज उसकी माँ है, मैं उसको पीछे बिठा तो, और जो लड़की कल की ब्याही हुई आई है और इतनी डोमिनेट कर रही है, उसको तो शी शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द कार। मेरा बेटा तो ईमान से अपनी बीवी को गाड़ी से उतार दे। हाँ, क्यों नहीं, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। अच्छा, मेरा ख्याल है मिसेस खान कि ये जो गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठने वाला मसला है ना, ये सास और बहू में एक लड़ाई का ना, कि ये भी वजह होती है। नहीं नहीं नहीं, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं, मेरी बहू बड़ी अच्छी है, वो तो इत्मीनान से पीछे बैठ जाती है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए, उसकी पीछे से कैसा ब्रॉट अप हुआ है, उसकी माँ ने उसकी तरबियत कैसी दी है, क्या उसकी माँ भी पीछे बैठती है? अगर उसकी माँ पीछे बैठेगी और लड़का आगे अपनी बीवी को बिठाएगा तो वो ऐसी हरकत करेगी। लेकिन अगर उनके घर में तमीज है, इखलाक है, इखलाकियात सिखाए गए हैं, तो वो लड़की कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। और मेरा ख्याल कि बहुत कम 5% to 10% लोग ऐसे बेगैरत होंगे जो बच्चियों को ये सिखाएंगे कि चल फेंक सास को पीछे, तुम आगे बैठो डट के, रानी महारानी बैठ के। अरे वो कैसे कर सकती है, किस तरह करेगी और क्यों करेगी? मेरे सामने तो आए, उसको मैं जरा सही कर दूं कि माँ क्यों पीछे बैठे। सारी जिंदगी उसने अपनी ख्वार की, अपने बच्चे को इस मुकाम तक गाड़ी में लाकर बिठाने वाला तो शौहर ही है ना, वो बच्चा ही है ना। तो बच्चा कैसे कहेगा माँ तू पीछे बैठ? जिसने उसको ये मुकाम दिया, जिसने उसको ये गाड़ी दी, किसकी वजह से आई ये गाड़ी? माँ की वजह से। किसने की इतनी कोशिश? माँ ने। किसने की इतनी सैक्रिफाइस? माँ ने। क्या कल की बीवी आकर उसने सैक्रिफाइस? जो आगे बैठेगी वो उसका खाना पीना, उसकी प्लेट और ग्लास भी मैंने देखा है कि बाज गरीबों के घर में सासों की और ससुर की ग्लास और प्लेट अलग होती है कि अरे उनको खांसी आ गई थी, परे हटो उनके कमरे में मत जाना, अल्लाह तुम भी बीमार हो। क्या बच्चे बीमार नहीं होते? क्या बच्चों को हॉस्पिटल नहीं लेकर माएं भागती? क्या बच्चों को इंजेक्शंस नहीं लगते? क्या बच्चों के लिए हम नहीं भाग दौड़ करते, तकदौड़ करते? तो अगर आप अपनी सास और ससुर जिनके लिम्स भी अब जवाब दे जाते हैं, वो लेथार्जिक हो जाते हैं, इम्यून टू ये डिजीज ज्यादा हो जाते हैं, उनको भी बच्चों की तरह ज्यादा लग जाती है, ठंड लगती है, मतलब वो भी उनको भी बच्चों की तरह ट्रीट करने वाला ही मामला हो जाता है। अच्छा, हम अपने नाज़रीन को भी कह दें, अगर आप कॉल करना चाहते हैं, इस बारे में अपनी राय देना चाहते हैं कि माँ को आगे बैठना चाहिए फ्रंट सीट पे या बीवी को बैठना चाहिए, तो आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, और क्यों बैठना चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। अच्छा मिसेस खान, एक चीज़ और भी है, अक्सर सासें कहती हैं कि बहू आगे बैठ जाए, मैं पीछे बैठूंगी, तो ये भी तो एक डिफरेंट सिचुएशन है ना? नहीं, तो वो जो उसको पहले से ही उसको टॉर्चर किया गया होता है, पहले से ही उसको लेट डाउन किया गया होता है, लेट गो किया होता है, उसको पहले से ही वीक किया होता है। क्यों आप वीक हो रही हैं? अगर आप लिपस्टिक लगाती थी, अगर आप फैशन करती थी, अगर आप चूड़ियां कड़े पहनती थी, तो आप वैसे ही रहे। अपने आप को बीवी के आगे, उसकी बीवी के आगे निढाल क्यों करती हैं, नीचे क्यों झुकती हैं? क्यों? आपका घर है, आपका बेटा है, आपकी गाड़ी है, आपका सब कुछ है, वो तो सेकेंडरी चीज है, वो बाद में आई है। उसका हक है जरूर, उसको सब कुछ प्रोवाइड किया जाए, लेकिन द होल एंड सोल मालिक तो अभी माँ जिंदा बैठी हुई है ना, तो वो कैसे डोमिनेट कर सकती है? वो कैसे आकर कह सकती है कि मैं महारानी अब आ गई हूँ तो तुम नंबर 2 हो गई हो? अच्छा मिसेस खान, आपकी बहू नाराज नहीं हो जाएंगी आपकी बातें सुन के? नहीं नहीं नहीं, क्यों नाराज होगी भाई? क्यों? वो मेरा बेटा है, उसको मैंने घर भर दर्द सब कुछ दिया हुआ है, उसके पास सब कुछ है, जब मर्जी गाड़ी लेकर जाए, जब मर्जी, उसको इतनी मैंने छूट दी हुई है। और मेरे बेटे ने माशाअल्लाह कि वो जो कुछ मर्जी चाहे, लाइट नहीं है, जो कुछ मर्जी चाहे करे,
जब मैं उसके मामलात में इंटरफेयर नहीं करती, वो भी इतनी अच्छी है लड़की कि वो भी मुझे कभी उफ नहीं कहेगी। अच्छा। शी इज अ वेरी सेंसिबल, वेरी एजुकेटेड गर्ल। और जब वो मेरे बेटे के साथ आती है, वो फौरन पीछे जाती है और मुझे आगे बिठाती है, दरवाजा खोलती है और मुझे आगे बिठाती है। लड़कियों सुन लो, दरवाजा खोलती है, बिठाती है और दरवाजा बंद करती है, ये तुम लोगों का काम है। अच्छा मिसेस खान, कुछ कहीं और से, कहीं और की मखलूक नहीं है। एटिकेट सीखो, मैनर्स सीखो, मैनरिज्म सीखो। अच्छा चले, आपने लड़कियों को साथ साथ इसमें मशवरा भी आपकी दे दिया, बड़ी सख्ती से आपने मशवरा दिया है। ये बड़ाई है आपकी, ये बड़ाई है, ये मेरी बहू की बहुत बड़ी बड़ाई है। अल्लाह ताला उसको पता नहीं कहां से कहां तक ले गया है, क्योंकि उसका यही इखलाक अच्छा था, क्योंकि उसमें यही चीजें थी, क्योंकि उसकी माँ ने यही इन्फ्यूज किया था। और आज वो इस लेवल से इस लेवल तक कैसे पहुंची? बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट। You're giving respect. If you give respect, you'll rise like this. अच्छा, अभी हम कुछ हमने मर्द हजरात की भी जो गुफ्तगू थी वो भी हमने प्रोग्राम में चलाई, तो एक साहब ने कहा कि एक मेरी माँ है, एक मेरे बच्चों की माँ है, तो मतलब दोनों ही काबिल एहतराम है। तो अब ये भी तो एक पॉइंट है ना। अब इस सिचुएशन में बिल्कुल जी जी हाँ, माना के है ना माँ। पहले किसकी माँ थी वो? पहले किसकी माँ थी? तुम्हारी माँ थी कि तुम्हारे बच्चों की? पहले तो तुम्हारी माँ थी ना, तो किसका टर्न है ना? उस साहब की थी ना पहले माँ, तो किसका पहले टर्न आता है? अच्छा, मतलब पहला टर्न किसका आना चाहिए? अच्छा मिसेस खान, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ यहाँ पे। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो कि सास और बहू में, चलें ठीक है, हर जगह तो इतनी अच्छी अच्छी बहुएं नहीं होती ना कि जो कहें कि चलें ठीक है आप आगे बैठे मैं पीछे बैठूंगी, लेकिन अगर इस सिलसिले में बहस हो गई है सास और बहू में कि कौन आगे बैठेगा, तो इसमें रगड़ा तो मर्द को लग रहा है, परेशानी तो असल में ज्यादा मर्द के लिए है कि जब कहीं इकट्ठे जाना है तो किसको आगे बिठाना है? बीवी को घर छोड़ जाए फिर सीधा। If you have no manners, अच्छा, मैं एटिकेट्स नहीं है। मेरी माँ आगे बैठेगी, अगर तुम नहीं आगे बैठने चाहती उसको एक दो दफा छोड़ दो, उसको मत लेके जाओ। गिव हर अ लेसन, अ टफ लेसन, वंस ट्वाइस, शी विल अंडरस्टैंड कि दिस इज ये उसका मुकाम है माँ का। ये बेटा दिलवाता है। ये देखो, अगर जो बेटा आगे नहीं बिठा सकता माँ को, वो कुछ भी नहीं कर सकता माँ के लिए। ये याद रखो कि वो माँ के लिए जीरो है, फिर वो जीरो है। ये लड़के और आदमी समझ जाओ, तुम लोग जीरो ना बनो, बेगैरत ना बनो, बीवियों के नीचे इतना ना लगो। उनको तुम यकीन करो, मेरी बहू का मैंने कभी नहीं देखा फ्लाइट से आया कि बैगेज देखूं बीवी के लिए क्या लाया, बच्चों के लिए। मैं कहती हूँ हाँ जाओ पहले उनको देकर आओ, अगर कुछ बचे तो मुझे दे देना, मेरा भी तो उसमें है ना, मेरा भी तो पार्ट है, मैं अपना भी पार्ट प्ले कर रही हूँ। तो वो क्यों नहीं करेगी? वो क्यों नहीं देखेगी? तो वो क्यों नहीं कहेगी कि सास को भी तो दो ना? तो चूंकि जब मैं भी अच्छी हूँ, सासों को भी जरा अच्छा होना चाहिए। अगर सास भी अच्छी है तो बहू करेगी, बहू रिस्पेक्ट देगी, एक दफा देखेगी, दो दफा कि ये तो कुछ बोलती नहीं, तो वाई मैं इससे क्यों बिगाड़ूं? मैं इससे क्यों बिगाड़ूं? अच्छा मिसेस खान, अब इसमें एक सवाल ये भी है कि अगर तो गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठने वाला मामला इज्जत का है, तो ये तो फिर इज्जत देने वाली बात है कि आप किसको कितनी इज्जत देते हैं। हमने अक्सर देखा है कि ठीक है, जो मर्द हजरात हैं अपनी माओं को आगे बिठा देते हैं, बीवियों को पीछे बिठा दिया, ठीक है गाड़ी की फ्रंट सीट पे, लेकिन जहां इज्जत देने की असल बात आती है कि माओं को इज्जत देना या बीवियों को इज्जत देना, उस मुकाम पे इज्जत नहीं दी जाती है, क्योंकि असल चीज तो इज्जत है ना। गाड़ी की फ्रंट सीट तो इतना बड़ा मसला नहीं है जितना इज्जत वाली बात है। क्या इज्जत वाली बात है? आगे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, मुकाम तक पहुंचना है। क्यों इतना बड़ा इशू बनाया हुआ है? हर चीज को अगर आप इशू बनाएंगे ना तो आप इस दुनिया में रह नहीं सकते, दुनिया में बिल्कुल नहीं रह सकते। हर चीज को बहुत इजी ले, हर चीज को देखें क्या किसका क्या मुकाम है, कहाँ है उसका मुकाम, उसको वो मुकाम दिया जाए, उसके साथ वो सुलूक किया जाए, तो ये लड़ाई झगड़े कहीं भी ना हो। क्यों नहीं हम लोग समझते हैं ये छोटी छोटी बातें जो है, इनमें लड़ाई झगड़े किस बात का, आगे पीछे बैठना किस बात का? वो बड़ी है, वो आगे बैठेगी, दिस इज बट अंडरस्टूड। वो आगे बैठेगी और तुम जो हो, तुम छोटी हो, तुम उसको रिस्पेक्ट दोगी बेटा, और तुम पीछे बैठोगी। जब आगे जाके जब तुम अपनी सास बनोगी तो तुम उस वक्त आगे बैठ जाना। या खुदा ना खास्ता अब हम लोगों ने तो मर जाना है, तो सारी जिंदगी बेटा आगे बैठकर खुश होते रहना, देखते रहना। हर कोई एक दूसरे की जगह लेने के लिए बैठा है। आज सास है, कल बहू होगी और कल उसकी बहू होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस खान आपकी गुफ्तगू का। लेकिन
हम जैसे मैं बात कर रही हूँ कि गाड़ी की फ्रंट सीट हो या बैक सीट हो, इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि एक तरफ आपका शौहर है और एक तरफ आपका बेटा है। तो ये इज़्ज़त वाली बात जो मैं कर रही थी, ये हमें सबको एक दूसरे को इज्जत देनी है। आगे चाहे माँ बैठे चाहे बहू बैठे, इस चीज़ का ख्याल रखें, इसमें हमारे जो शौहर या बेटे हैं उसको रगड़ा ना लगे। इस चीज़ का ख्याल, बल्कि बहुत सी बातों का इसमें ख्याल रखने की ज़रूरत हो जाती है ताकि घर में लड़ाई झगड़े ना हो। एक छोटी सी ब्रेक से अभी हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हम सबका मतलब हम इंसानों का जिस्म इस तरह का है कि हम जिस इलाके में रहते हैं, हमें वहाँ की आबो हवा, वहाँ के माहौल, वहाँ की खुराक की आदत इतनी हो जाती है कि हम जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, या चाहे हम सफ़र के लिए जा रहे हैं या रहने जा रहे हैं, तो अक्सर हमने लोगों को देखा है जब बाहर से लोग पाकिस्तान आते हैं या पाकिस्तान से बाहर भी जाएँ तो लोग बीमार हो जाते हैं। या तो उनका पेट ख़राब हो जाता है, या उनको सांस की तकलीफ़ हो जाती है, या स्किन के कोई इश्यूज़ हो जाते हैं। शायद अल्लाह ताला की तरफ से हमारा बॉडी टाइप इस तरह का बनाया गया है कि हम जिस इलाके में रहते हैं हम उस इलाके के मुताबिक हो जाते हैं, और जब हम थोड़ा सा आबो हवा हमारी चेंज होती है तो हम कहीं ना कहीं उस इलाके की वजह से बीमार होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बहरहाल इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है कि जब अपने इलाके से किसी दूसरे इलाके में जाएं तो सबसे पहले प्याज खाएं, क्योंकि वो वहाँ की उस इलाके की बीमारियों से आपको बचाती है। खैर, अगर हम बात करें कि एस्थमा, सांस की बीमारियां, क्योंकि अब तो वैसे भी हमारी आबो हवा इतनी ख़राब हो चुकी है, ख़ास तौर पे लाहौर का मौसम इस तरह का हो गया हुआ है कि आपको फ़ौरन सांस की बीमारियां लगती हैं, सांस की तकलीफ़ लगती हैं। अच्छा, ये एलर्जी असल में है क्या और किस किस किस्म की एलर्जी होती है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी LGH डॉक्टर इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे मैं बात करी थी कि हम जिस इलाके में रहते हैं हम वहाँ के आदी होते हैं, और हम जब कोई जगह चेंज करते हैं, चाहे सफ़र की नीयत से जाएँ या रहने जाएँ, तो फ़ौरन लोग बीमार होते हैं। इसकी वजह क्या होती है? हाँ, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जब हम किसी भी एरिया, स्पेशली अगर हम इसको डिवाइड कर लें, हम लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं, कुछ लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो मैदानी इलाकों में भी कुछ लोग ज़्यादा टेम्परेचर वाले एरिया में रहते हैं, कुछ लोग मॉडरेट, कुछ बड़े लो टेम्परेचर में रहते हैं। इन सब की जो बॉडी है उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है। अब अगर हॉट टेम्परेचर वाला, शायद वो जो शख्स मुल्तान का इधर आएगा उसको शायद ये वाला टेम्परेचर कोड लगे, और उसको लाहौर में तो मैं वैसे नहीं एग्जांपल दे सकता क्योंकि इसकी तो एनवायरनमेंट इतनी पोल्यूटेड है कि कोई भी आ जाए तो उसको तो यहाँ पे कफ हो जानी है। तो लेकिन अगर हम यहाँ से चले जाएँ नॉर्दर्न एरियाज़ में तो आपको कुछ अनइजीनेस फील होती है आपको अपने लंग्स में। उसमें एक प्राइमरी वजह ये होती है कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो उस ऑक्सीजन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट नहीं होता लंग्स में, तो वो उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट करता है, और फिर 1-2 दिन के बाद आप अपने लंग्स को फील करते हैं कि वो अब एडजस्ट हो गया। वहाँ के जो लोग हैं अगर आप उनको देखें तो वो ग्लो कर रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे, बिकॉज उनको ये क्रॉनिक जो ऑक्सीजन लो लेवल होने की वजह से उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन यूजुअली नॉर्मल से ज़्यादा होता है, इस वजह से वो आपको लोग ऐसे नज़र आते हैं, उनका फेस फ्लश कर रहा होता है। फिर जहाँ तक बात रही ना आपकी ये डायरिया रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, वो मेरे ख्याल में उसका ताल्लुक प्योरिटी से ज़्यादा है। अच्छा। हम लोग तो शायद इतनी प्योर चीज़ें नहीं खाते, तो जब हम लोगों को आदत पड़ जाती है कोई प्योर चीज़ खाने की हमें मिल जाती है तो शायद हमारा वो भी हमें डाइजेस्ट नहीं होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो प्योर चीज़ आपको कहीं पे मिलेगी वो आपको कभी भी काम खराब नहीं करेगी। नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि हम लोग शायद इतना ख़राब चीज़ें खाने के आदी हो गए होते हैं कि हमारी बॉडी उसके यूज्ड टू हो चुकी होती है, जब हमें कोई प्योर चीज़ मिलती है तो एकदम से वो भी जाके लगती है। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं पुअर हाइजीन हाइपोथेसिस, कि आप इतने पुअर एनवायरनमेंट में रहते हैं कि आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा चीज़ों से एक्सपोज हो चुकी है कि वो इसको कैजुअली यूजुअली नॉर्मल लेती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, डस्ट एलर्जी क्या है? देखिए, पहले तो एक बात याद रखें, एलर्जी बड़ा एक इरिटेटिंग क्वेश्चन है फॉर पल्मोनोलॉजिस्ट से पूछना, डॉक्टर साहब मुझे एलर्जी है। एलर्जी एक ऐसी चीज़ है, ऐसा ट्रिगर है, ऐसा कोई अवामल है जो आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में अपने असरात पैदा कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्मोक भी एक किस्म का एक एलर्जन है, जो जब आपकी आंखों में जाता है तो इरिटेशन काज करता है, ऐसे ही है। जब आपके हाथों पे लगता है तो आपको जलन सी महसूस होती है, जब सांस में जाता है तो वो एस्थमा ट्रिगर कर लेता है। इसी तरह डस्ट सच नहीं, डस्ट में कुछ पार्टिकल्स होते हैं और डस्ट में डस्ट माइट्स होते हैं जो बेसिकली एलर्जी का बायस बनते हैं उन लोगों में जिनकी फैमिली में ये टेंडेंसी होती है। 80% वो लोग इसका शिकार होते हैं जिनकी फैमिली में ऑलरेडी ये डिजीज एग्जिस्ट मतलब हम अगर किसी में देखते हैं कि इसको स्किन एलर्जी हुई है, जैसे बड़े बड़े से स्किन पे रेड कलर के बिल्कुल, तो क्या ये फैमिली की वजह से होता है? यूजुअली इनमें फैमिलियल एलिमेंट होता है, प्लस कोई ऐसा ट्रिगर है
जो इसको एग्रीवेट करे। जैसे आपने स्पेसिफिकली बात की अर्टिकेरिया की, जो हम करते हैं, इसको मैं अपनी टर्मिनोलॉजी में अंडर वन अम्ब्रेला कास्ट करता हूँ। कुछ लोगों में जिसको एस्थमा हम कहते हैं, उनके अंदर 3 तरह की चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं। अगर यहाँ से ऊपर उनको एलर्जी का एलिमेंट होगा तो उनको छींकें आएंगी, केरा गले में गिरेगा, जो अक्सर वो शिकायत करते हैं। यहाँ से नीचे आएगा तो वो टिपिकल एस्थमा हो सकता है, जिसको हम कहते हैं खांसी आना, सांस में सीटियों की आवाज़ का आना, चलने से सांस का फूलना या सांस में तंगी। अगर वो जिल्द में आएगा तो वो अर्टिकेरिया का अमल उसमें होगा, वो खारिश करेगा और उसमें एक उभार सा बन जाएगा और बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ऑटोमेटिकली वो रिजॉल्व कर जाएगा। वो किसी टेम्परेचर की वेरिएबिलिटी से भी हो सकता है, वो प्रोटीन डाइट से भी हो सकता है। तो ये इंग्रेडिएंट जो है वो ड्रग से भी हो सकता है। इंग्रेडिएंट आपने फाइंड करने हैं, लेकिन अक्सर ये उनमें होगा जिनकी फैमिली में इसकी टेंडेंसी होगी। अच्छा, ठीक है, मतलब एक तो फैमिली फैक्टर भी है बीच में कि अगर आपकी फैमिली में है तो उस वजह से भी होगा। इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट। अच्छा, कुछ लोगों को होता है कि अगर छींकें आ रही हैं तो मुसलसल आ रही हैं, अगर खांसी आ रही है तो मुसलसल आ रही है, क्या ये भी एलर्जी में ही आएगा? बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो छींकें आ रही हैं और जब एलर्जी होगी तो यूजुअली वो किसी एलर्जन, कोई ऐसी चीज़, लाइक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जब वो डस्ट में जाएगा या वो स्मोक में एक्सपोज होगा तो उसको छींकें आएंगी। जब टेम्परेचर वेरिएबल होगा, बहुत हाई टेम्परेचर से या एकदम वो ठंडे कमरे में आ गया, उसको छींकें आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब ये अवामिल नहीं होंगे तो फिर उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये तो शो करता है ये किसी एलर्जी की वजह से हो रहा है। अगर ये चीज़ मुस्तकिल है तो इसका मतलब है कुछ एनाटॉमिकल डिफेक्ट भी हो सकते हैं, लाइक नाक की हड्डी टेढ़ी, उससे भी प्रॉब्लम फील हो सकती है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम कभी हो और इन बिटवीन बिल्कुल टाइम पीरियड ऐसा मिले कि वो फ्री हो जाए, कोई सिम्टम ना आए, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ये होती है कि कुछ ना कुछ एलर्जन, कुछ ना कुछ फैक्टर ऐसा है जो उसको उस वक्त ट्रिगर करता है। और हमारे लाहौर में स्पेसिफिकली एक वक्त तो था कि ये सीजनल होता था। अब तो आप इस वक्त भी अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करें तो यू विल बी शॉक्ड कि ये 300 प्लस ही रहता है। बिल्कुल, तो ये तो बहुत सिग्निफिकेंट है किसी भी हेल्दी लंग के लिए भी, कि अगर उसमें भी ये एयर जाएगी तो उसमें भी ये ट्रिगर कर देगी। बिल्कुल, ये हम सब के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारे शहर में इस तरह की आबोहवा हो गई है कि हर वक्त अब लोगों को जो वायरल इन्फेक्शन पहले होते थे वो हर वक्त। अच्छा, एक सवाल और है, ये अस्थमा और एलर्जी क्या है? और ये जो लोग दही और दूध या केले या इस तरह की चीज़ों से कहते हैं कि हम ये नहीं खाते, हमें एलर्जी हो जाती है या हमारा पेट खराब हो जाता है, ये इनका आपस में क्या ताल्लुक है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है ना, मतलब इस लॉन्ग टाइम नो मैं मीडिया में भी आता हूँ और अक्सर अपने जब पेशेंट देखते हैं ना, उसको हम बताते हैं, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे ना खांसी हो रही है, भी पूछें कब हो रही है, डॉक्टर साहब 10 साल हो गए हैं। अच्छा, ये कब किस मौसम में होती है? जी फलां मौसम होती है। कभी ठीक हो जाते हैं? बिल्कुल ठीक हो। अब आपने उसको बताना है जी आपको अस्थमा है। अगर आपने उसको अस्थमा बता दिया तो वो शॉक्ड, डॉक्टर साहब वो या के अगर नवा डॉक्टर बने इन्हें पता नहीं, डॉक्टर साहब मुझे तो एलर्जी है। सो एलर्जी हमारी जो आवाम ने ना एक्सेप्ट किया वो एक अच्छी डिजीज़ की तरह से, उससे वो परेशान नहीं। एलर्जी अस्थमा बाय डिफॉल्ट एक चीज के दो नाम। अस्थमा उस वक्त ही ट्रिगर होता है जब कोई एलर्जन उसको मिलता है यूजुअली। जैसे मैंने बताया कि लाहौर में अब ये बात हम इस वजह से नहीं कह सकते कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन इतनी ज्यादा है, लेकिन अस्थमा यूजुअली किसी सीजन में होगा, कभी ठीक हो जाएगा, किसी चीज के साथ उसको हो सकता है। उसमें कुछ दवाइयाँ भी हो सकती हैं, उसमें कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, कुछ पेन किलर्स हैं जो इसको एग्रीवेट कर सकते हैं, कुछ आंखों में डालने वाली दवाइयाँ भी इसको एग्रीवेट कर सकती हैं। लेकिन एलर्जी अस्थमा एक चीज़ के दो नाम हैं। बिल्कुल। अब उससे अगला सवाल जब हम मरीज से पूछते हैं कि जी अच्छा जी आप क्या एहतियात कर रहे हैं, तो रादर देन अवॉइडिंग द एलर्जन, वो डॉक्टर साहब हम दूध चावल केला दही नहीं इस्तेमाल मतलब खाने पीने की सब चीज़ें हमने छोड़ दी। अच्छा जी, वो अब ये जिस सियाने ने कहा, मैं तो उसको काफ़ी अरसे से ढूंढ रहा हूँ कि वो बंदा मुझे मिल जाए जो ये इतना इनग्रेव करके गया हुआ है कि ये एलिमेंट जो है। देखिए, ऐसा है कि 1 to 2% ऑफ एस्थमेटिक पेशेंट, 1 से 2% लोग जिन एस्थमा के हैं उनमें फूड की वजह से एलर्जी होती है। पहले याद रखें 98% मल्टीफैक्टोरियल है। अभी जो आप प्रोटीन की बात कर रहे थे, हाँ जी, ये भी देखिए जो नट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रिगरिंग एक्समा। मैं पीनट की बात कर रहा हूँ, वॉलनट की बात कर रहा हूँ। इस तरह जब हम केचप या कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं तो वो हमें हमारे अपर एयरवे में, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो अपर एयरवे को इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से ये सारा ट्रिगर हो जाता है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब जो मैंने देखा पब्लिक को, जैसे दूध चावल केला दही। देखिए, केला और दही वो चीज़ है जिसको अगर स्टमक का इशू और वो नाइट पे ले स्पेसिफिकली, तो उसके स्टमक से रिफ्लक्स होता है जिससे खांसी बढ़ सकती है रात को। अच्छा। अब बात ये कि हम टोटल बिल्कुल भी इसको ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है। आप कैसे जज कर सकते हैं कि आपको फूड से एलर्जी है? तो अगर आप डाइट ले रहे हैं और उस डाइट लेने के कुछ घंटों या उसी दिन में आपको अलामत बढ़ जाए तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप राइस भी लेते हैं तो राइस पे आपको पता है कि अब उसकी पॉलिशिंग भी स्टार्ट हो गई है, उसकी केमिकल क्लीनिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो उससे ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि शायद वो ट्रिगर करें, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस के मुताबिक अभी तक हम इसको प्रूवन नहीं कर पाए। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू का। ये जो भी अस्थमा एलर्जियाँ जो भी इस किस्म की चीज़ें हैं उनमें हमें आबो हवा की वजह से ज़्यादा हमें मसले होते हैं, या प्रोटीन हमारी डाइट में ज़्यादा है जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, तो उस वजह से भी हो सकता है। लेकिन इसका सबसे बेहतरीन हल ये है आप अपने डॉक्टर से पूछें बजाय किसी हकीम लुकमान से पूछें।
पूछने की बजाय। एक छोटी सी ब्रेक से भी हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रूह अफ़ज़ा के किचन से आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज हमारे किचन में बन रहा है कुछ देसी सा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा। अनम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक आयशा, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। आज हमारे रूह अफ़ज़ा किचन में एक बहुत ही ज़बरदस्त देसी चिकन कढ़ाई बन रही है, लेकिन हम उसको बनाएंगे थोड़ा सा तंदूरी स्टाइल में। तो ये बनाया है हमने बेसिकली चिकन तंदूरी कढ़ाई। सिंपल इसकी रेसिपी है। उससे पहले मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले जो है ये ऑलमोस्ट जो है ये रेडी है ऑलमोस्ट। अभी इसमें 2-4 चीजें और जानी। तो इतनी देर में जो है हम ये कोयला जो है इसके ऊपर रखकर ताकि इसको स्मोक इसको होना स्टार्ट हो जाए, और उसके बाद जो है साथ ही मैं आपको इसकी पूरी कंप्लीट रेसिपी जो है वो बताते हैं। अच्छा, साथ आपने ऊपर ऑयल डाल दिया? जी, ऑयल डालने से ये होगा कि अच्छा सा स्मोक आ जाएगा उसके अंदर, और नीचे बिल्कुल हम आंच जो है दम वाली रखेंगे। से भी ऐसे धुएं के बादल उठ रहे हैं उसके अंदर। हाँ, धुएं का तूफान आया। धुएं का तूफान आ गया देगची के अंदर। अच्छा जी, अब सिंपल तकरीबन 1 से 1.5 किलो चिकन था। अच्छा, सबसे पहले आपने मैरिनेट करना है चिकन को। आपने चिकन ले लेना है और उसको आपने जो है दही और लाल मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा, सूखा धनिया और साथ में जो है इसके अंदर जीरा पाउडर। जीरा और जीरा पाउडर दोनों डालकर आपने अच्छी तरीके से उसको मैरिनेट कर देना। हल्दी, जो मसाला जात हम डालते हैं कढ़ाई में वो सब आपने इसके अंदर डालकर इसको मैरिनेट करके अलग से रख देना। उसके बाद आपने क्या करना है, एक पैन में ऑयल लेना है, उसके अंदर ये जो मैरिनेटेड चिकन है इसको फ्राई करना है। साथ में आपने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना। जब वो अच्छी तरीके से बिल्कुल फ्राई हो जाएगा तब आपने तकरीबन 4 से 5 बड़े साइज की टमाटर, अच्छा ये टमाटर अकॉर्डिंग टू आपकी जो रेसिपी है उसके साथ कम ज्यादा होंगे। अच्छा ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि टमाटर डालने हैं, टमाटर डाल के पानी डाल के आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। जब बिल्कुल पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए और उसके बाद ऊपर ऑयल आ जाए तब आपने क्या करना है, लास्ट मोमेंट पे इसके ऊपर हरी मिर्चें, अदरक और गरम मसाला डाल के जो है इसकी गार्निश करनी है। अच्छा, जब वो हो जाएगा प्रोसीजर, अब आपने जब सर्व करना है इसको तब लास्ट मोमेंट पे आपने इसको जो है कोयले का दम लगा। अच्छा, मतलब जो आपने ऊपर जो गार्निश वाली चीजें थी वो पहले डाल दी, और ताकि वो जो कोयले का धुआं है उसका टेस्ट फ्लेवर हर चीज में भी हर चीज में जो है इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। और लास्ट में जब आप उसको अपनी डिश में सर्व करें तो बेशक थोड़ी सी हरी मिर्ची और अदरक के साथ उसको गार्निश कर। अच्छा, इसके अंदर बिल्कुल भी धनिया नहीं जाएगा, कोई प्याज नहीं जाएगा, कोई धनिया नहीं जाएगा। इसके अंदर सिर्फ जो क्या कहते हैं सब्जी में जो जाएगी वो है टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक। अच्छा। तो अभी आप देख रहे हैं कि स्मोक जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। और अब जो है हम इस कढ़ाई को जबरदस्त ब्रेड को उठा लेते हैं। किसी चीज से किसी चीज से पकड़ लें। ब्रेड को हम उठा लेते हैं और इसको, और कोयले की जो स्मेल है ना वो कढ़ाई में बहुत कमाल बहुत अच्छी उसका आपको लगता है किसी रेस्टोरेंट से आपने कोई कढ़ाई का सालन मंगवाया है और आप वो खा रहे हैं, क्योंकि कोयले का एक अपना फ्लेवर है। बस अब आपने क्या करना है कि थोड़ी सी चूल्हे की आंच को करना है तेज और इसको हल्का सा थोड़ा सा जो है इसकी भुनाई कर लेनी। अब इस मोमेंट पे जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। अच्छा, बिल्कुल 1/3 टीस्पून के करीब, ताकि ज्यादा स्पाइस ना हो, क्योंकि आपको पता है कि गरम मसाला थोड़ा स्पाइसी होता है, थोड़ा स्पाइसी हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर जाएंगी ये हरी मिर्चें, कुछ हम इसके अंदर डाल देंगे और कुछ जो है हम ऊपर गार्निश के लिए रखेंगे। तो ये जो है आयशा हमारी तंदूरी चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। उसकी लुक इतनी देखिए, मुझे स्पेशल कहा गया था कि प्लीज जरा थोड़ी ग्रेवी रखिएगा, तो ये देखिए ग्रेवी मैंने रख दी है। तो ये ग्रेवी वाली जो है, अच्छा अब इस पोजीशन के अंदर अगर आप चाहें तो इसको ज्यादा ग्रेवी वाली कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बिल्कुल ड्राई भी कर सकते हैं। तो ये मतलब दोनों ऑप्शंस जो हैं आपके पास अवेलेबल है। बिल्कुल मतलब कुछ लोग हैं उनको सिर्फ वो चिकन थोड़ा सा मसाला सा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ज्यादा मसाला अच्छा लगता है। और इसके साथ जो है आप रायता, सैलेड और खमीरी रोटियां खास तौर पे वो बहुत कॉम्प्लीमेंट करेंगी इसके साथ। अच्छा अनम, आपने पहले जो है वो साबुत मिर्च डाली हुई है, उसके बाद आपने कटी हुई मिर्च। हाँ, मैंने साबुत मिर्च वैसे ही 1-2 डाल दी थी ताकि अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। तो वो फ्लेवर आ जाता है, तो उससे ये होता है कि एक तो कढ़ाई लुक वाइज भी बड़ी अच्छी। अच्छा, आप एक और चीज़ नोट करी होंगी कि आयशा, इसके अंदर एक बड़ी आपको तंदूरी टाइप की खुशबू आ रही है और प्लस अचारी भी खुशबू आ रही है। मैं वही बात कह रही थी कि आपको एक रेस्टोरेंट वाली फील आती है, क्योंकि एक तो वो कोयले का अपना फ्लेवर, बिल्कुल उसकी स्मेल, और दूसरा जो चीज़ें आपने बीच में बाकी इंग्रेडिएंट डाले हैं वो वाकई उसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू है। बस ये देखें, अब अच्छा खासा सा इसके अंदर मसाला है, तो आप अकॉर्डिंग टू अपने टेस्ट के मुताबिक जो है आप मसाला इसके अंदर बना सकते हैं, चाहे तो ड्राई कर ले, चाहे तो वैसे कर ले। ऊपर से जो है हरी मिर्चों से इसको गार्निश करेंगे। मुझे ना एंड में धनिया डालने का बहुत शौक है। अच्छा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन
एंड में वो एक मुझे लुक बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन वो मसला ये है कि अगर देखें हर चीज़ का एक टेस्ट होता है, तो वो वाला टेस्ट, हमें धनिया का टेस्ट इसके अंदर नहीं जाए, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डाल लें। वैसे ये इस तरह भी बहुत ज़बरदस्त देखने में ऐसा नहीं है कि आप इसमें डाल नहीं सकते, लेकिन अगर आप डालना चाहे तो डाल लें। तो ये अच्छा जी, ज़बरदस्ती हमारी, क्या नाम बताया आपने? तंदूरी चिकन कढ़ाई। तंदूरी चिकन कढ़ाई रेडी है और इसको अपने घर में बनाएं, एंजॉय करें। अच्छा अनम, एक बार फिर से जरा इसकी वो जो बेसिक रेसिपी बता दें, क्योंकि मैंने शुरू में मुझे लगा था प्याज है, लेकिन आपने फिर बाद में नहीं, बिल्कुल कोई प्याज नहीं हमने इसके अंदर डाला। सिंपल तकरीबन 1.5 किलो के करीब चिकन था, उसको मैरिनेट कर लिया दही के साथ, सारे मसाला जात डाल के, दही के अंदर ही मैंने बेसिकली सारे मसाला जात को मिक्स कर लिया था। उसके बाद दही चिकन को मैरिनेट कर ले। बेहतर है कि अगर आप उसको आधा 1 घंटा मैरिनेट करके रख ले, उसके बाद ऑयल में उसको फ्राई करें। उसके बाद इसमें टमाटर डालें ब्लेंड करके, आपने वैसे नहीं डालने, ब्लेंड करके टमाटर डालने हैं आपने। डालने के बाद अच्छी तरीके से उसकी बुनाई करनी है। जब बिल्कुल अच्छी तरीके से पानी ड्राई हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, तब आपने जो है इसके अंदर जो है हरी मिर्चें, अदरक, और उसके बाद सबसे एंड में कोयले का दम लगाना है। और गार्निश सर्व करने से पहले बेशक आप इसके अंदर गरम मसाला डाल लें। आप इसमें सर्व करने से पहले भी गरम मसाला डाल सकते हैं, और जब आप इसकी भुनाई करें तब इसमें डाल सकते हैं लास्ट में। तो जनाब, हमारी ज़बरदस्ती आज की डिश रेडी है। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।